हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। मुझे एक पंक्ति याद आ जाती है आप सभी के लिए कि राहें जहां तक जाएंगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना, अरे खींच धनु की डोर निशाना, साझो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने आपको पढ़ाया था भाषा। भाषा में मैंने क्या बताया था? सांकेतिक भाषा बताया था, लिखित भाषा बताया था और तीसरी हमारी मौखिक बताया था। मौखिक में मैंने क्या क्या चीजें बताई थी? मौखिक में मैंने आपको बताया था कि मौखिक क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं, बोलकर अपने विचारों को बता रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों को। ठीक है, मौखिक भाषा हो गई। लिखित की बात करते हैं। लिखित भाषा हमारी क्या हो जाएगी? लिखित जो मैं लिख कर दे रही हूँ, कोई कुछ लिखा मैंने, वो आपको समझ में आ गया, वो लिखित भाषा हो जाएगी। तीसरा मैंने आपको सांकेतिक भाषा बताई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या उदाहरण दिया था? एम्पायर का उदाहरण दिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया था आपको। फिर मैंने आपको बताया था इन तीनों में सबसे कठिन, सबसे सरल। तो सबसे सरल कौन सी बताई थी? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे कठिन कौन सी बताई थी वो भी बता सकते हैं। और मैंने वो भी बताया था आपको कि सरल कौन सी है और कठिन कौन सी है, दोनों। मतलब एक ऐसी जो भाषा है जो सरल भी है और कठिन भी है। ठीक है, तो मौखिक में मैंने आपको बता दिया था कि जो मौखिक भाषा है वो कैसी भाषा है, वो हमारी क्या है? सरल भाषा है। ठीक है, मैंने फिर सांकेतिक में क्या बताया था आपको? सांकेतिक में मैंने ये बताया था आपको कि जो सांकेतिक भाषा है वो क्या है? हमारी सबसे कठिन भाषा है। ठीक है, फिर मैंने आपको लिखित भाषा में क्या बताया था कि वो सरल भी है और कठिन भी है। इतना आपको समझ में आ गया था। ठीक है, इसमें और कुछ आपको नहीं जानना होगा शायद से। फिर मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, कि राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या क्या, कौन से भाग में हमारी भाषा के बारे में बताया गया है, कौन सी अनुसूची के बारे में बताया गया है, या कौन से अनुच्छेद में बताया है, मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी कल। ठीक है, तो आज हम आ जाते हैं अपने व्याकरण में। जो व्याकरण होती है वो क्या होती है, इसका आप उत्तर दे दीजिए, कमेंट में दे सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो अब आगे हम इसे पढ़ाने वाले हैं कि व्याकरण क्या होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से चीजें आती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम व्याकरण में। ठीक है, व्याकरण क्या होती है? ठीक है, व्याकरण होती है विधन आधन करण। ठीक है, अगर मैं व्याकरण का संधि विच्छेद कर दूं, ठीक है, संधि विच्छेद किया तो विधन आधन करण, इसका मतलब क्या हुआ या इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है कि भली भांति समझना। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? हमें क्या सिखाती है कि हम किसी भी भाषा को भली भांति समझ लें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। हमें व्याकरण को पढ़ने से पहले तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात कि व्याकरण हमें क्या सिखाती है कि भाषा का किस प्रकार से आचरण हो सके। शुद्ध आचरण सिखाती है, शुद्ध लिखना सिखाती है, शुद्ध लेखन सिखाती है। ठीक है, उसका कैसे प्रयोग किया जाए वो सिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा हमें शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया है तो आप दोबारा से पूछ लीजिए। वैसे मैं इसे दोहरा देती हूँ कि जो व्याकरण है उसे हमने अगर संधि करते हैं तो व्याकरण का संधि विच्छेद विधन आधन करण है। ठीक है, अर्थ क्या है हमारा? अर्थ है भली भांति समझना। ठीक है, तीन बातें ध्यान में रखेंगे कि भाषा का शुद्ध आचरण कौन सिखाता है? हमें व्याकरण सिखाता है। और भाषा का शुद्ध लेखन हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग हमें व्याकरण सिखाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको।
ठीक है, नहीं आई हैं तो आप बता दीजिएगा। अब आगे चलती हूँ कि व्याकरण में सबसे ज्यादा प्रयोग अगर कहते हैं हमारे जो प्रारंभिक होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, वर्ण सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य सीखेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, या वर्ण किससे बनता है, एक प्रश्न मेरा ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न मेरा क्या बनता है कि शब्द जो हैं वो किससे बनते हैं, ये प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न मेरा क्या बन जाता है कि वाक्य जो है वो किससे बनते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। ये तीनों प्रश्नों के आंसर आप अपनी भाषा में दे दीजिए। ठीक है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको वर्ण के बारे में बताती हूँ। वर्ण क्या है, ध्वनि से बनता है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के बारे में आपने सुना होगा। जैसे ध्वनि हमारी क्या है, तो हमारी क्या है, ध्वनि है। जैसे ही मैं उस अ को लिख लूंगी तो वो क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहेंगे, शब्द हम कहेंगे कि जो वर्णों के सार्थक मेल है या वर्णों का सार्थक योग है उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जैसे हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं कर दूं क धन म धन ल, ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये क्या है हमारे पास, क म ल। तो ये हमारे वर्ण है, मैंने इनका योग कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, कमल। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया वर्णों का प्रयोग। वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, हम शब्दों का सार्थक योग करेंगे। जैसे उदाहरण के अनुसार कि विकास सो रहा है या विशाल सो रहा है, तो विशाल शब्द हो गया, सोना शब्द हो गया, रहा शब्द हो गया, है भी शब्द हो गया। तो विशाल सो रहा है, तो जब शब्दों का सार्थक योग हुआ तो क्या बना, हमारा वाक्य बना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि हमारी भाषा की मौखिक इकाई हमारी क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर प्रश्न आप में ये आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, तो हम किसे कहेंगे, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहेंगे। तो जब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात आती है तो हम ध्वनि को कहते हैं, और जब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आती है तो वर्ण कहलाती है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, एक बार दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण को प्रश्न में ये भी आ जाता है कि व्याकरण का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद क्या हो गया, विधन आधन करण। ठीक है, अर्थ समझते हैं कि भली भांति समझना। 3 बातें ध्यान रखना कि व्याकरण हमें क्या सिखाती है। व्याकरण हमें शुद्ध आचरण करना सिखाती है, व्याकरण हमें शुद्ध लेखन करना सिखाती है, व्याकरण हमें शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। ठीक है, व्याकरण के अगर हम देखें कि सबसे पहले व्याकरण का जो प्रयोग हुआ है वो कैसे हुआ है, तो हमारे वर्ण बनते हैं, फिर शब्द आए हैं, उसके बाद हमारे वाक्य आए हैं। ठीक, अब वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण कैसे बनते हैं, ये प्रश्न आया। तो वर्ण ध्वनि से बनता है। ठीक है, शब्द किससे बन रहे हैं, वर्णों के सार्थक योग से।
हमारे क्या बने हैं, हमारे शब्द बने हैं, और शब्दों के सार्थक योग से क्या बना है, वाक्य बना है। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है, और लिखित इकाई पूछेंगे तो वर्ण है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। अब आप में क्वेश्चन है आपके लिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। कमेंट कीजिएगा इन सभी के आंसर। अभी नहीं। पहले प्रश्न में चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी अगर पूछी जाएगी तो हमारी कौन सी होगी, वर्ण होगी। आया समझ में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि किसी शब्द का ही अर्थ निकाला जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, वाक्य। इतना समझ में आ गया। फिर है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा अंग भी वाक्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। भाषा के 3 अंग हैं, कौन कौन से बताए थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों को मैंने आपको थोड़ा थोड़ा परिभाषित किया। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितने हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्ण के बारे में अगर हम जानते हैं तो वर्ण हमारे पास कितने होंगे। आपके लिए प्रश्न है कि वर्ण हमारे कितने होंगे और वर्ण के प्रकार कितने हैं। वर्ण के प्रकार की बात करूं तो वर्ण के 2 प्रकार हैं। एक है हमारे पास स्वर, एक है हमारे पास व्यंजन। ठीक है, स्वर, व्यंजन। अब मुझे आप सब में ये बता दीजिए कि किस किस को अ से ज्ञ तक सभी वर्ण लाइन से याद हैं, और अगर याद हैं तो आप अ से ज्ञ तक लिख के भी दिखा दीजिए कमेंट में। ठीक है, याद है ना, इतना आपको समझ में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य, भाषा के 3 रूप हैं या भाषा को हमने 3 भागों में बांटा है, वर्ण, शब्द, वाक्य, अंग हो गए ये। अब इन वर्ण को पढ़ते हैं तो वर्ण के 2 प्रकार, एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब प्रश्न मेरा ये बनता है कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। आप भी आंसर देंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है।
स्वर क्या होते हैं, इसे परिभाषित करें तो किसी भी वाक्य को बोलने के लिए या किसी भी बात को बोलने के लिए उपवर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, या हम अगर कहें कि ये स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन कैसे होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं अ बोल रही हूँ ना, अ, तो अ में हमें जरूरत नहीं पड़ रही है किसी वर्ण की, अ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं व्यंजन में क बोलती हूँ तो क का मतलब ये है, इसे हम क प्लस अ, एक व्यंजन और एक स्वर का प्रयोग हुआ तो ये बना क। तो मैं कह सकती हूँ व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? स्वर की परिभाषा खुद लिख लेंगे आप या मैं लिखवाऊं? अगर खुद लिख लेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वर के बारे में। स्टार्ट कर दूं? स्वर, स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये है, ये मैंने आपको परिभाषा दे दी है कि स्वर क्या हैं, कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की बात करते हैं तो हमारे पास कुल स्वर हैं वो 13 हैं। फिर मूल भाषा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 11 हैं। स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से स्वर हैं, अब उसमें जानेंगे कि कौन कौन से स्वर हैं। ये पढ़ा है ना आपने, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ये हमारे कुल स्वर हैं। इतना पता चल गया आपको? आगे दोबारा से जानते हैं कि अंग आहा जो है वो स्वरों में नहीं गिने जाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण या अयोगवाह स्वर। जो ऊपर वाले हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे मूल स्वर हैं 11। अंग आहा अयोगवाह स्वर है। अयोगवाह का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे तोड़ते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो अ, धन, योग, धन, वा, वह वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम अयोगवाह स्वर कहेंगे। ठीक है, अंग आहा की बात करते हैं। अंग कैसा है, अंग हमारा अनुस्वार है और आहा हमारा अनुनासिक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं, हमारे मूल स्वर कौन से हैं, कुल स्वर कौन से हैं। जो ये हमारा री से ऋषि है, ऋषि का प्रयोग, री का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही होता है। लिख सकते हैं आप, री का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है या प्रयुक्त होता है। आया समझ में? एक बार दोहराएं। स्वर क्या होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। कुल स्वर कितने हैं, 13 हैं। मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं। स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। अंग, आहा अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण क्या होंगे, जो वर्ण व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अयोगवाह वर्ण। आज की क्लास मैं यहीं पे पूरी कर रही हूँ। कल का टॉपिक हमारा रहेगा स्वर के प्रकार। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अब हम मिलेंगे अपनी इसी क्लास के साथ। धन्यवाद।